नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। इस मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं, हर रोज नई खबरें आ रही हैं और मैं जानता हूं कि आपकी उत्सुकता भी उतनी ही बनी हुई है। आज पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ की। ईडी ने गौरव आर्या से पूछताछ की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में एक बड़े ड्रग पेडलर ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ अपने रिश्तों को कबूल किया। इससे रिया की और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी बात है कि सुशांत की मौत के केस में ड्रग्स के एंगल से जो जांच हो रही है उसको एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना खुद क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि आज पहली बार यह इल्जाम लगाया गया कि सुशांत की मौत के बाद होने वाले विवाद के पीछे इंश्योरेंस का पैसा एक बड़ी वजह हो सकती है। यह चौंकाने वाली बात रिया के वकील सतीश मानचिंदे ने कही। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत को हत्या साबित करने की कोशिश के पीछे इंश्योरेंस का पैसा एक वजह हो सकता है। असल में पिछले 3-4 दिन से जो मैसेजेस, जो व्हाट्सएप चैट्स, जो बयान सामने आ रहे हैं उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए। क्या सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे? क्या वाकई में यह बात सुशांत के परिवार वालों को पता नहीं थी? सुशांत के परिवार वाले क्या वाकई में सुशांत के साथ संपर्क में नहीं थे? सुशांत और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुई जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, क्या वो सही नहीं है? सुशांत क्या ड्रग्स लेते थे? क्या इल्जाम सच है? क्या सुशांत के परिवार को इस बात की जानकारी थी? क्या रिया सुशांत को अनजाने में ड्रग्स दे रही थी? क्या रिया वाकई में सुशांत के परिवार वालों को उसके इलाज और दवाओं की जानकारी दे बगैर उनके घर से चली गई थी? ये सारे के सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से अचानक रिया की तरफ से सुशांत के परिवार को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई हैं, तमाम तरह के खुलासे हुए हैं और कई चौंकाने वाले दावे हुए। आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, इन सारे दावों की हकीकत आपको बताऊंगा। क्योंकि सुशांत की मौत के केस में इतनी बयानबाजी, इतने दावे हो चुके हैं, मामला हर रोज और उलझ जाता है, रहस्य और बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको दोनों पक्षों की बात सुनवाऊंगा जिन्होंने बड़ी साफ गोई से, बड़ी बेबाकी से बात की है। इस केस के सारे किरदारों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीबीआई, ईडी, एनसीबी सबूत खोजने में लगी हैं। जो आरोपी हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों की तरफ से उनके वकील जरूर अपनी बात कह रहे हैं। अब तक सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह परिवार की बात सामने रखते थे, सवाल भी पूछते थे, सबूत दिखाते थे, लेकिन अब विकास सिंह खामोश है। रिया के वकील सतीश मानचिंदे और श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी पूरे फॉर्म में हैं। आज सुशांत के परिवार की तरफ से एडवोकेट वरुण सिंह सामने आए और हमने इन तीनों से बात की। सबसे बड़ा इल्जाम लगाया रिया के वकील सतीश मानचिंदे ने। सतीश मानचिंदे मुंबई के बहुत जाने माने वकील हैं, बहुत वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उन्होंने बड़े बड़े केस लड़े हैं। आज उन्होंने कहा कि सुशांत का परिवार पैसे के लिए सुशांत की मौत को आत्महत्या के बजाय हत्या का मामला साबित करना चाहता है। सतीश मानचिंदे ने कहा इसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि सुशांत की लाइफ इंश्योरेंस का पैसा परिवार को मिल जाए। अगर सुसाइड का केस बनेगा तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। मर्डर एंगल कभी इन्होंने जिक्र की नहीं थी राइटिंग में, लेकिन जब सीबीआई पिक्चर में आ गई, उनके पिताजी जाके स्टेटमेंट दी मीडिया पे और उनके वकील साहब भी जाके सब टीवी चैनल्स पे जाके बोल दी कि ये मर्डर हो सकता है। मेरा जानकारी इतना ही है कि अब तक मुंबई पुलिस और जो भी पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट्स आए हुए हैं पब्लिक के सामने, उससे एग्जामिन करने के बाद होम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। और पहली स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने उसी दिन दी थी 14 जून को कि ये सुइसाइड हो सकती है। और अभी कंफर्म हो गया है कि ये एस्फिंक्सिया मतलब
हैंगिंग से उसका मौत हो गया है, इसलिए मैं बोलता हूं कि सुसाइड हो सकता है। लेकिन फैमिली का जानकारी अलग है, अगर कोई एविडेंस आता है तो ठीक है, लेकिन ये भी मोटिव उनका हो सकता है कि अगर सुसाइड का हो उसको कोई इंश्योरेंस तो मिलेगा ही नहीं। एनी पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड इफ डेथ इज कॉज्ड बाय सुसाइड। देयरफॉर मेरा कहना यह है कि ये भी ग्राउंड हो सकती है उनकी। कौन से आधार पे वो बोल रहे हैं कि ये मर्डर है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा सवाल यही है, क्या उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या कर दी गई? अगर आत्महत्या की तो उन्होंने क्या किसी को उकसाने से अपनी जान ली? ये सवाल अभी तक बना हुआ है। और आज मुझे पता चला कि सीबीआई ने अब तक जो जांच की है 13 दिन की, उसमें सीबीआई को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ने की हत्या की गई। लेकिन सीबीआई का कहना है कि उन्होंने ये बात बंद नहीं की, अगर जरूरत पड़ी तो इसकी जांच की जाएगी। सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो क्या उन्हें किसी ने उकसाया। आज सतीश मानशिंदे ने इंडिया टीवी से खुलकर बात की। 14 जून के बाद पिछले 78 दिनों से एक ही सवाल बार बार पूछा गया, आखिर 8 जून को जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा तो क्या हुआ? सुशांत का घर छोड़कर रिया चली क्यों गई? रिया का दावा है कि सुशांत ने उन्हें जाने के लिए कहा था। सुशांत की बहन आने वाली थी, सुशांत ने उसे अपने घर से जाने को कहा, लेकिन आज रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा 8 जून को सुशांत और रिया के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर बात हुई थी, तर्क हुआ था। 8 जून को दिल्ली से सुशांत की बहन प्रियंका ने दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। रिया ने इसे लेकर एतराज जताया था। रिया का कहना था कि जब इलाज मुंबई के डॉक्टर कर रहे हैं तो फिर किसी भी दूसरे डॉक्टर को दिखाए बिना उसकी दवा लेने की क्या जरूरत? लेकिन सुशांत अपनी बहन की तरफ से भेजे गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने की बात कर रहे थे और इसके बाद ही सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए बोल दिया। सुशांत ने उसको बोला था कि तुम अपने घर जाओ, इसलिए घर गई कि उनका जो भी चल रहा था उस दिन 8 तारीख को, वो रिया ने प्रोटेस्ट की। उन्होंने बोली कि देखिए, जो भी आप मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हो अपने बहन के, वो सेल्फ मेडिकेटेड है, कोई आधार नहीं है। बम्बई में आपके 5 डॉक्टरें हैं, वो आपको मुलाकात की है, एग्जामिन की है, उसके बाद आपको मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है आप कभी कभी लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो। और जो अभी करने जा रहे हो वो टोटली इलीगल है, क्योंकि आपकी बहन खुद डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन आपको ला के दे रही है वो राम मनोहर हॉस्पिटल से आप दे रही है। वो भी जो भी डॉक्टर थे वो अभी निकला है कि वो साइकेट्रिस्ट नहीं था, वो कार्डियोलॉजिस्ट था। और तीसरी बात कि जो भी मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है ये सब प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है, ड्रग्स है। जब तक प्रिस्क्राइब डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, उसको कोई पेशेंट को आप इस्तेमाल करने के लिए दे नहीं सकते हो। अगर करेंगे तो कानूनी जानकारी से उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। चौथी बात, ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है प्रिस्क्रिप्शन का, वो टोटली निराधार है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। और उसमें आप देख सकते हो उन्होंने उसको ट्रीट किया है कि जैसे कि ओपीडी का पेशेंट हो। उस दिन सुशांत बम्बई में था 8 तारीख को, नंबर 1। नंबर 2, वो ओपीडी पेशेंट था ही नहीं। तीसरी बात, वो डॉक्टर ने सुशांत को कभी एग्जामिन किया ही नहीं है, उसका जानकारी भी नहीं है, कभी उसको कंसल्ट भी नहीं किया है, तो ऑनलाइन तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यही कारण था जिसके वजह से सुशांत ने बोला कि देखिए, मेरे बहन प्रिस्क्राइब कर रही है, उसी को मैं लूंगा। रिया ने बोला कि आप ऐसे कर नहीं सकते हो, तभी उनमें वाद हुआ होगा। तो सुशांत ने उसको बोला कि अभी तुम घर निकलो, मेरी बहन आने वाली है,
मेरे बहन अपने आके मेरा देखभाल करेगी। इसके वजह से वो निकल गई। तुरंत थोड़ी देर के बाद मीतू जो गोरेगांव में रहती है उसकी बहन, वो आ गई। तो इससे साबित होती है कि पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। जिस प्रेस्क्रिप्शन का जिक्र मान शिंदे कर रहे हैं, ये मैंने कल आपको दिखाया था। 8 जून को सुशांत की बहन प्रियंका ने ये प्रिस्क्रिप्शन सुशांत को भेजा था दिल्ली से। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर की ओपीडी का ये पर्चा था। लेकिन जब सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह से हमने इसके बारे में पूछा, तो वरुण ने कहा कि पहली बात तो है कि जो पर्चा दिखाया जा रहा है वो असली है या नकली है, पहले तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर ये असली है तो आजकल टेली मेडिसिन का जमाना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो सकता है, इसमें गलत क्या है। वरुण सिंह का कहना है कि सवाल यह नहीं है कि सुशांत को परिवार की तरफ से क्या मेडिसिन दिए गए, सवाल तो यह है कि रिया ने सुशांत को कन्फाइन करके क्यों रखा, परिवार को सुशांत के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन जो भी आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मैं मान भी लूं कि वो सच्ची में हुआ है, तो कहीं उसमें ये तो ये कहा ही गया है कि उनके फोन पे रेफरेंस के थ्रू, उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि फिजिकली आपको अपेयर होके, आज के दिन में जब जहां टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको हर पेशेंट को हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होना हो, उसके बाद ही आप उसको प्रिस्क्रिप्शन लॉट कर सकते हैं। आज के दिन में व्हेन देयर इज अ बूस्ट ऑफ टेलीमेडिसिन, उस टाइम टू मेक सच एन एलिगेशन कि भाई नहीं, उनको फिजिकली प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो इसलिए ये गुनाह है, तो इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू मेक, स्पेशली इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, दैट कि इसमें इस एलिगेशन का ना कोई सर है ना पैर है, ना अभी तक ये कहीं किसी भी क्रेडिबल सोर्स से आपको ये या किसी ने अफर्म नहीं किया है, ना ये किसी ट्रायल में है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है टू से कि ये ऐसा कुछ हुआ है। पर अगर हुआ होता भी तो टेलीमेडिसिन आज के दिन में, विच इज अ बूस्ट फॉर मोस्ट डॉक्टर्स एज ऑन डेट, वो चल रहा है। दूसरी बात, अगर प्रिस्क्रिप्शन को अपनी फैमिली वॉलंटरी भी करना चाहे, अगर पता चले कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं उनका बैठ रहा, उनको किसी को बात से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो कर भी सकते हैं। बट ऑल दीज इश्यूज टू मेक अ मीडिया ट्रायल आउट ऑफ दीज इश्यूज, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये सारी बातें एक्चुअली कोर्ट में जाके एस्टैब्लिश होंगी या प्रूव होंगी या नहीं होंगी जब समन किया जाएगा, जब विटनेस आए जाएंगे, जब उसको प्रूव करने की बारी आएगी। तो अभी इस समय में ऐसी बात कहना इज एब्सोल्युटली प्रोपोस्चरस मेरे हिसाब से। तो लेकिन एक बात तो सही है कि रिया और सुशांत की तकरार इस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर हुई। किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे, दिल्ली वाले से या मुंबई वाले से, इसको लेकर हुई। और जो सुशांत का परिवार है, उन्होंने बार बार यह कहा कि रिया ने सुशांत पर कब्जा कर लिया था, उनके कंट्रोल में था, परिवार वालों से दूर कर दिया था। अब ये सवाल हमने सतीश मानशिंदे से पूछा। उन्होंने कहा कि सुशांत कोई बच्चा तो था नहीं कि कोई उन्हें कब्जे में कर ले। सतीश मानशिंदे ने दावा किया कि सुशांत फरवरी 2020 तक बिल्कुल एक्टिव था, ठीक थे, और वो अपने परिवार से मिलने गए थे, खुश दिखाई दे रहे थे। तो जब वो इतने एक्टिव थे तो फिर उस पर कोई कब्जा कैसे कर सकता था? सुशांत को कब्जे में करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, 34 साल का उम्र का अडल्ट आदमी था, नंबर 1। नंबर 2, उसको जो एंजाइटी और बाइपोलर की डिसीज थे, उसके वजह से वो किसी के कब्जे में नहीं आता है। अगर आप उसका फोटो देखेंगे या उसका वीडियो देखेंगे, फैमिली ने खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनको प्लेस किया है, सब मीडिया में है, उनमें सिद्ध होता है कि वो पूरा ठीक था। जब भी वो उनके फैमिली के साथ फरवरी में मिला था, फरवरी 2020 में, उस टाइम भी वो ठीक था। बाइपोलर मतलब ये डिसीज नहीं है, इट इज ए एलिमेंट जिसके वजह से आदमी का मूड चेंज होता रहता है। और तीसरी बात, मीडिया में और एक उसका वीडियो आ गया है जिसमें उसका आवाज है, वो पूरा अपना लाइफ प्लान कर रहा है, और फैमिली खुद बोलते हैं कि इतना इसको जानकारी थी कि वो अपना पूरा लाइफ का वो डायरी रखता था, लिखता था,
और पूरा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वो अपना काम करता था, तो ऐसे आदमी किसी के कब्जे में कैसे जाएगा। और तीसरी बात, ये जो उसका डिप्रेशन प्रॉब्लम था, मेरे जानकारी के मुताबिक 2013 में वो डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो सब मुंबई के सबसे जाने माने साइकेट्रिस्ट है, उनको जाके कंसल्ट किया था। ये जानकारी सुशांत ने खुद रिया को दिया था, और आप हरीश शेट्टी साहब को जाके आप पूछ सकते हो, वो खुलासा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 2018 दिसंबर से उसको काम कोई नहीं मिली थी। सतीश मानचिंदे के तर्कों पर सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह ने कहा, लगता है कि सतीश मानचिंदे ने सुशांत के परिवार की तरफ से एक रगाई एफआईआर को नहीं पढ़ा है। वरुण ने कहा कि सुशांत के परिवार ने कभी नहीं कहा कि उन्हें सुशांत की मेडिकल कंडीशन के बारे में पता नहीं था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सुशांत की तबीयत के बारे में वो अनजान थे, बल्कि एफआईआर में तो ये लिखा है कि रिया चक्रवर्ती बेटे को ड्रग्स का ओवरडोज दे रही थी। रिया ने सुशांत को परिवार से अलग थलग कर दिया था। परिवार को न ये बताया गया कि सुशांत को कौन सी दवाएं दी जा रही थी, किसके कहने पर दी जा रही थी। वरुण सिंह ने कहा, सुशांत के परिवार को उनकी तबीयत के बारे में, उनके इलाज के बारे में अंधेरे में रखा गया और ये गुनाह है। आज के दिन में जो भी दावा कर रहे हैं रिया के कैंप के साइड से, उन्होंने लगता है ढंग से एफआईआर को पढ़ा नहीं है, क्योंकि एफआईआर में ऐसा तो हमने कभी ना जिक्र का है, ना ऐसा एस्टैब्लिश करने को क्या है कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि हमें कोई चिड़िया आके हमें कान में इन्फॉर्मेशन देगी, इसके बाद हमने ये एफआईआर फाइल किया है। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम हमें पता चला था कि उनके मन के संतुलन के साथ पे दबाव पड़ रहा है, जिसके लिए हमने उन्हें कोशिश भी किया था कि बहुत बार उनको वहां से बुला लेने के लिए, और उसी के लिए उनका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी हुआ है, क्योंकि रिया ने उनको जाने नहीं दिया। और दूसरी बात, अबाउट विदाउट गोइंग इनटू ड्वेलिंग इनटू वेदर ये बात सच है कि गलत है, अगर एंजाइटी के लिए कोई दवाई दी भी गई है, जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सच्ची में दी गई है, तो कोई भी परिवार वाला अगर अपने फैमिली मेंबर को सफर करते हुए दिखेगा, तो वो उसके लिए नाजायज सी बात है कि उसे सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। आपके घर में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है, उसको अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं लेना, तो बहुत बार घर में अपने माँ बाप भाई बहन दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जो भी दवाई उन्होंने दिलवाई है, जिन डॉक्टर से मिलकर दवाई है, उन सबका मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है, और उसके ओवर एंड अबव मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं ताकि उनके मानसिक संतुलन के लिए। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अब इसको किस तरीके से ट्विस्ट दिया जा रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि हमें पूरे टाइम जो कट ऑफ किया गया है 1-1.5 साल से, और जिस तरीके से उनके माइंड पे कंट्रोल किया गया है, और जिस तरीके से उनके माइंड पे ऐसा दबाव डाला गया है कि दैट ही वाज फोर्स्ड टू टेक सच अ डिसीजन, उस बेसिस पे हमने एफआईआर फाइल हुआ है, और उसी वजह से ये अबेटमेंट सुसाइड का भी है केस। सुशांत के परिवार की तरफ से एक और बड़ा इल्जाम बार बार लगाया गया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। रिया सुशांत के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रही थी। इस पर सतीश मानचिंदे ने बताया कि अब तक तो 40 दिन की तफ्तीश में ईडी को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, और दूसरी बात है कि जिस 15 करोड़ की बात परिवार कर रहा है, वो 15 करोड़ सुशांत के अकाउंट में आए ही नहीं थे। आने थे लेकिन आए नहीं थे। सतीश मानचिंदे ने कहा कि सुशांत की फिल्म का साइनिंग अमाउंट था 15 करोड़ रुपए। बात हुई थी, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और पैसा मिल नहीं पाया। फाइनेंशियल फ्रॉड जो बोलते थे, 15 करोड़ रिया ने लूटी थी, वो पूरा फॉल्सिफाई हो गया है। एलिगेशन झूठ निकला है, क्योंकि अब तक ईडी ने 30-40 दिन इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें कोई आधार नहीं निकला है, कोई एविडेंस नहीं निकला है। जब एक एक्टर लोग और एक्ट्रेसेस लोग काम करते हैं और 1 बरस या 6 महीने से पहले वो करते हैं, मेरा जानकारी इतना ही है कि दिसंबर 2018 से उसने कोई नया फिल्म साइन नहीं की, और जो भी उसने साइन करने वाला था वो मार्च 2020 में डिसाइड किया था उन्होंने रिया के साथ, और उसके प्रोड्यूसर थे वाशु भगनानी, और जाफरी करके फेमस डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट करने वाले थे,
वो तैयार हो गया था, ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और वो जो 15 करोड़ जो साइनिंग अमाउंट आप बोलते हो, वो पिक्चर साइन होने के बाद आने वाली थी, कभी हुई ही नहीं है, वो पैसा कभी आया ही नहीं है। सुशांत सिंह के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर एक बड़ा आरोप भी लगाया था कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए हासिल कर लिए और दूसरा उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया या उनकी हत्या करवा दी। ये उनके पिता ने आरोप लगाया था। लेकिन इस हत्या का या इस आत्महत्या के लिए उकसाने का मकसद क्या था, रिया चक्रवर्ती ने क्यों ऐसा किया, ये कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सका। लेकिन आज सतीश मानशिंदे ने यह कहा कि अदालत में जब इस केस की जरे होगी तो मुद्दे क्या होंगे। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सुशांत की मौत को मर्डर साबित करने की कोशिश के पीछे वजह क्या हो सकती है, मकसद क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इंश्योरेंस का पैसा इसकी एक वजह हो सकती है। यह आरोप काफी गंभीर है। दूसरी बात, सतीश मानशिंदे ने कहा कि सुशांत का परिवार उसकी बीमारी के बारे में जानता था। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए सुशांत को बैन ड्रग्स देने की सलाह दी गई थी और यह अपने आप में एक अपराध है। यह बात भी आज पहली बार सामने आई है। सतीश मानशिंदे ने कहा कि 8 जून को सुशांत की बहन की वजह से रिया और सुशांत के बीच बहस हुई। कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रिया घर से चली गई। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत की जिंदगी में क्या हुआ, तभी सुशांत की मौत की हकीकत सामने आएगी। चाहे सतीश मानशिंदे हो या फिर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी, दोनों लगातार ये कह रहे हैं कि सुशांत के परिवार की नजर सुशांत के पैसों पर है। लेकिन हमें एक शख्स की जांच एजेंसियों को दिए गए बयान की डिटेल मिली है। इनका दावा है कि रिया सुशांत के पैसे को बेहिसाब खर्च कर रही थी। सुशांत को पता ही नहीं चलता था कि उसके अकाउंट से कब कितना पैसा निकल रहा है और कौन निकाल रहा है, और इससे सुशांत परेशान थे। मैं आपको इस शख्स का बयान दिखाने वाला हूं, जो सुशांत का सबसे करीबी दोस्त था। 2008 में सुशांत के साथ था। इनके साथ सुशांत की दोस्ती काफी साल पहले की थी। कुशल जावेरी ने 2008 में सुशांत के साथ सीरियल। इसके बाद कुशल जावेरी ने एक और बड़ा खुलासा किया। जावेरी ने बताया कि 2018 की शुरुआत में सुशांत के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसी साल केरल और नागालैंड में बाढ़ आ गई थी, तो सुशांत ने केरल और नागालैंड फ्लड को लेकर करीब 2.25 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। 1 करोड़ रुपए केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान किया और 2.25 करोड़ रुपए नागालैंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान दिए। सुशांत खुद 2 दिन के लिए नागालैंड गए भी। कुशल जावेरी ने बताया कि इसके बाद सुशांत के अकाउंट में लमसम 8 करोड़ मौजूद थे और साल के आखिर में थाईलैंड ट्रिप पर भी उन्होंने काफी पैसा खर्च किया था। लेकिन कुशल जावेरी ने कहा सुशांत को इस तरह पैसा खर्च होने की चिंता नहीं थी। वो कहते थे आगे और पैसा कमा लेंगे। कुशल जावेरी ने अपने बयान में एक और अहम जानकारी दी। कहा कि 14 जून गई थी तो सुशांत ने केरल और नागालैंड फ्लड को लेकर करीब 2.25 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। 1 करोड़ रुपए केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान किया और 2.25 करोड़ रुपए नागालैंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान दिए। सुशांत खुद 2 दिन के लिए नागालैंड गए भी। कुशल जावेरी ने बताया कि इसके बाद सुशांत के अकाउंट में लमसम 8 करोड़ मौजूद थे और साल के आखिर में थाईलैंड ट्रिप पर भी उन्होंने काफी पैसा खर्च किया था। लेकिन कुशल जावेरी ने कहा सुशांत को इस तरह पैसा खर्च होने की चिंता नहीं थी। वो कहते थे आगे और पैसा कमा लेंगे। कुशल जावेरी ने अपने बयान में एक और अहम जानकारी दी। कहा कि 14 जून की घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 13 जून को सुशांत ने वीडियो कॉल पर रमेश तौरानी से फिल्म को लेकर बात की थी। सुशांत फिल्म करने के लिए तैयार थे, क्योंकि बड़े अपने कनेक्शन की बात को कबूल कर लिया। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह का कहना है कि इस ट्रक पेडलर ने यह माना है कि वो रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में रहा है। उसने शौविक को ड्रग सप्लाई की है। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट जयप्रकाश के पास है और इस वक्त मुंबई से जयप्रकाश हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, जो डिटेल्स आपने दी थी मैंने शेयर किए दर्शकों के साथ में, और क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस बारे में?
देखिए रजत सर, जो ड्रग पैडलर पकड़ा गया है इसके बॉलीवुड में बहुत अच्छे कनेक्शन, बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड की हस्तियों से, निर्माता निर्देशकों से और स्ट्रगलिंग जो स्टार्स हैं उनको ये ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत जल्द ये सूत्र बता रहे हैं कि शौविक को जो है वो समन्स इशू करके पूछताछ के लिए इस मामले में बुला सकती है। तो एक तरीके से 3 बड़ी सेंट्रल एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीनों एजेंसियां जांच कर रही है। मुंबई में जुहू से लेकर सेंटा क्रूज और सेंटा क्रूज से लेकर बैलार्ड पियर तक का पूरा टेम्परेचर हाई है, हर जगह एक्शन हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो तीनों सेंट्रल एजेंसियां हैं ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की शुरुआत करने के साथ साथ अब इनकी जांच की दिशा बहुत सारे और एंगल्स पर बढ़ गई है, जिसमें गौरव आर्या है वो आज आया था जो गोवा का होटेलियर है, एक कुणाल जानी कल जो आया था वो मुंबई का होटेलियर है। इनके पास ड्रग का पैसा कितना आया, कितना काला पैसे से लोगों ने जो है होटल के बिजनेस में लगाया, ये एक इस मामले की पड़ताल चल रही है। ये अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां रजत सर जो संध्या है, रिया चक्रवर्ती की मां, इन दोनों को पहली बार सीबीआई के डीआरडीओ दफ्तर बुलाया गया था। करीब 8 घंटे इनसे पूछताछ हुई है और ये तमाम जो पूछताछ हुई है कि नवी मुंबई के उल्वे के पते पर सुशांत सिंह राजपूत की कंपनियों को क्यों रजिस्टर्ड कराया गया, क्या आपको रिया और सुशांत के बीच के रिश्ते पता थे, क्या लिविंग रिलेशन की जानकारी थी, क्या उनके परिवार से कभी शादी की कोई बातचीत हुई, क्या डिप्रेशन की कोई जानकारी थी, फाइनेंस को लेकर बातचीत हुई कि आप जुहू वेस्ट में रहते हैं जो अंधेरी वेस्ट का इलाका है, तो आपने सेंटा क्रूज ईस्ट में बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया, वहां पर लॉकर क्यों खुलवाया जहां पर ईडी की टीम आपके साथ गई थी। तो ऐसे तमाम सवालों की झड़ी आज रिया के माता पिता से की गई। हालांकि रिया आज दिन भर अपने घर पर थी और एक तरफ ईडी की अपनी तफ्तीश चलती रही, गौरव आर्या से एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग पेडलर्स के पीछे पड़ी रही और दूसरी तरफ कई किरदार डीआरडीओ दफ्तर आते रहे। रजत जी जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जानकारों का कहना है कि पिछले 13 दिन से सीबीआई ने जो भी जांच की है उसमें अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी। लेकिन अगर कोई सबूत मिला, कोई क्लू मिला तो हत्या की जांच की जाएगी। फिलहाल सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो उसकी वजह क्या थी। क्या उन्हें किसने उकसाया था या फिर आत्महत्या के पीछे की वजह सुशांत का डिप्रेशन, उनकी मेंटल हेल्थ थी। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या सुशांत की मौत का ड्रग से कोई कनेक्शन था। इस पूरे मामले में ड्रग्स की बात बार बार आई है और इसका असर इस केस पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस केस की वजह से मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वाले माफिया पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा बुरी तरह कस गया है। मुंबई के ड्रग पेडलर्स अब जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए हैं। कुछ खबरें यह भी मिली कि बहुत सारी ड्रग्स समंदर में फेंक दी गई हैं और उम्मीद यह है कि सुशांत सिंह केस के बहाने ही सही अब मुंबई में ड्रग्स माफिया का सफाया तो होगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि एलएसी पर चीन के साथ टेंशन और बढ़ गई। लेकिन हर बार आंख दिखाने वाला चीन इस बार इतना शोर क्यों मचा रहा है, चीन के सुर क्यों बदले, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्त टेंशन है। ताजा खबर यह है कि चीन ने आज लगातार तीसरे दिन फिर एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने अभी भी बताया कि एलएसी के पास चुमार सेक्टर में चीनी सेना ने एग्रेशन दिखाया। जानकारों के मुताबिक चीनी सेना के 7 से 8 हेवी व्हीकल्स ने भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की। चीन ने अपने कैंप से भारत की तरफ आगे आने की कोशिश की, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। भारत की तरफ से कुछ गाड़ियों को अपनी तरफ बढ़ता देख चीनी सेना ने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए। इससे पहले चीन की फौज ने कल रात एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने चाइनीज फौज की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। मनीष प्रसाद ने यह भी बताया कि चाइनीज फौज ने 3 पोजीशन पर एग्रेशन दिखाया। ये तीनों पोजीशन भारत के पूरे कंट्रोल में है। चीनी सैनिकों का रवैया कॉन्फ्रंटेशन का था, तकरार का था। हर पोजीशन पर करीब 40 चीनी जवानों ने उकसाने वाली कार्रवाई की। हमारे जवानों ने चाइनीज फौजियों को चेतावनी दी। 2 घंटे तक झड़प की स्थिति रही, लेकिन भारतीय जवानों की तैयारी देखते हुए चीनी सेना वापस लौट गई।
हैरानी की बात यह कि घुसपैठ की यह कोशिश उस वक्त हुई जब एलएसी पर टेंशन को कम करने के लिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी। इससे पहले भी 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात भी चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी। इन दो घटनाओं के बाद एलएसी पर टेंशन बढ़ी है, लेकिन इस बार चीन टेंशन में क्यों है? क्यों दुनिया के सामने शोर मचा रहा है? सरहद पर हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लगेगा। बॉर्डर पर टैंक्स तो पहले से तैनात हैं, आज बोफोर्स गन्स भी लद्दाख बॉर्डर पर भेज दी गई। यह शाम की तस्वीरें हैं। एलएसी पर चीन की तरफ हथियारों की तैनाती को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस वक्त हमारी फौज और चीन की फौज आमने सामने है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि हालात काबू में हैं। भारत ने कई बार साफ किया कि वो अपनी तरफ से तनाव नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर चीन ने इसी तरह की हरकतें जारी रखी, चीन ने कोई प्रोवोकेटिव एक्शन किया, तो भारत की तरफ से करारा जवाब मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा वो घातक होगा। हालांकि चीन बार बार भरोसा दिला रहा है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली से लेकर ग्राउंड जीरो तक जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। भारत चीन की सरहद पर क्या हो रहा है उसका पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कल रात 12 बजे तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ लंबी बातचीत की, और इसके बाद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। आज भी लंबी मीटिंग्स हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में 3-4 बातें खुलकर सामने आई। तय हुआ कि भारतीय सेना अपनी पोजीशन मजबूत रखेगी, अपने इलाके को और ज्यादा मुस्तैदी से और ज्यादा मजबूती के साथ सुरक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है कि भारत हर कीमत पर अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन कमजोर नहीं है। ये बात चीन को समझानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं समझता तो चीन को दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने सेना को साफ साफ निर्देश दिए कि हमारी फौज एलओसी के प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करेगी, सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं करेगी। डिफेंस मिनिस्टर के साथ इस हाई लेवल मीटिंग में एलएसी के मिडिल सेक्टर के हालात पर खास तौर पर चर्चा हुई। एलएसी के मिडिल सेक्टर पर फोकस करने के पीछे खास वजह है। दरअसल चीन लद्दाख के बाद अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा चुका है। इसे देखते हुए इंडियन आर्मी सतर्क है। 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में जिस तरह भारतीय सेना ने चीनी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया, लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, कल और आज जिस तरह चीन की फौज को करारा जवाब दिया, पीछे धकेला, उसके बाद चीन परेशान तो है। कल से लेकर आज तक 24 घंटे के अंदर चीन की तरफ से इस मामले में 5 बार बयान जारी किए गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने अपने स्टेटमेंट में कहा, 31 अगस्त को भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में बनी सहमति को तोड़ने की कोशिश की। भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में लाइन को क्रॉस किया। भारतीय सेना ने उकसाने वाली कार्रवाई की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। चीन की सरकार कह रही है कि चीन ने कभी संघर्ष और युद्ध के लिए प्रोवोक नहीं किया, नहीं चीन ने किसी दूसरे देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया। चीनी सेना का दावा है कि उसने एलएसी को कभी क्रॉस नहीं किया, और शायद इसे लेकर कोई कम्युनिकेशन का इशू है, इसलिए दोनों पक्षों को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। और चीन ने यह भी कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय बायलैटरल रिश्तों और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बीच भारत ने, चीन के दूतावास ने 29-30 अगस्त की झड़प को लेकर बयान दिया। चीनी दूतावास ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने 31 अगस्त को एलएसी का वायलेशन किया, पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर एलएसी पार करने की कोशिश की। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर चीन इतना शोर क्यों मचा रहा है, खुद को विक्टिम क्यों बता रहा है। असल में एलएसी के पास
ब्लैक टॉप की चोटी पर इंडियन आर्मी के कंट्रोल से चीन बुरी तरह बौखला गया है। ब्लैक टॉप की लोकेशन काफी क्रूशल है। मनीष प्रसाद ने बताया कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ब्लैक टॉप पहाड़ी पर इस वक्त भारतीय सेना का पूरा कब्जा है। हमारे जवान इस वक्त ब्लैक टॉप की चोटी पर बैठे हुए हैं। ब्लैक टॉप की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, इसलिए इंडियन आर्मी की मजबूत पोजीशन से चीन परेशान है। दरअसल ब्लैक टॉप से सीधे चीनी सेना के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ये पैंगोंग त्सो से गुजरती है और एलएसी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां से पैंगोंग तक पूरी नजर रखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्लैक टॉप की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं। ये पिछले साल उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद थाकुंग और एलएसी के आसपास के इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए गए थे। इसी जगह पर चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की। इस वक्त के हालात यह है कि पैंगोंग के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 तक भारत की सेना मौजूद है। चीन की फौज फिंगर 4 और 5 के बीच में है। हालांकि फिंगर 4 के पहाड़ पर चीन की 2 पोजीशन ली हुई हैं जो भारत के लिए खतरा है। पैंगोंग लेक के दूसरे किनारे पर जहां से एलएसी गुजरती है, वहां पर थाकुंग ठीक फिंगर 4 के दक्षिण में है। चीन ने इसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की है। और मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, एलएसी पर ताजा हालात क्या हैं? बहुत सारी बातें जो आपने बताई थी मैंने शेयर की हैं, बताया दर्शकों को। अब क्या और जानकारी आपके पास है? रवि जी, चीन इस समय सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि खासतौर पे ब्लैक टॉप जो कि स्पांगूर गैप के नॉर्थ वेस्ट में है और उसके नॉर्थ में है हेलमेट टॉप, इसके साथ त्रिशूल माउंटेन्स पड़ता है। दरअसल इस एरिया को डोमिनेट किया भारतीय सेना ने। उसकी वजह यह थी कि जब चाइनीज लगातार अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करते हुए अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अपनी आर्टिलरी गन्स और साथ में टैंक्स के साथ स्पांगूर गैप से होते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे, तो उसी दौरान भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर ब्लैक टॉप और साथ में स्पांगूर गैप के एडजॉइनिंग में यानी वेस्ट साइड पर जो हेलमेट टॉप है उसको डोमिनेट किया। साथ में इस पूरे फीचर को डोमिनेट करते हुए दूसरा एक्सेस, जिसे चाइनीज अपनी भाषा में रेकन ला कहते हैं, जो पास है, लेकिन चूंकि वो एरिया हमारे कंट्रोल में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिस्सा है, हमारी तरफ है, तो हम उसे रेचन ला कहते हैं। तो इस एरिया को डोमिनेट करते हुए इस पूरे एक्सेस पर भारतीय सेना ने अपना प्रभाव छोड़ा और यही वजह है कि चीन बौखला गया, क्योंकि चीन की एक बार फिर से कोशिश थी स्टेटस को चेंज करने की। इसीलिए आज जो ब्रिगेड कमांडर लेवल टॉक्स हुई उसमें भी यह साफ कहा गया कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना पड़ेगा। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बेनतीजा ये पूरी मीटिंग निकली। एक और बात रजत जी, जो 31 तारीख को एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने अटेम्प्ट किया था इंकर्जन का, उसके साथ साथ आज भी चुमार के चेपजी जो एरिया है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है, 2013 में भी चीन ने यहां पर अपने टेंट्स लगाए थे और आज भी एक बार फिर से उसने कोशिश की कि करीबन 7 से 8 की संख्या में अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लाने की कोशिश की, लेकिन प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की मुस्तैदी देखकर वो पीछे हटा। तो इस समय मेन एपिसेंटर सबसे पहले चुमार का एरिया जिसमें चेपजी एरिया पड़ता है, फिर उसके बाद रेंचला, फिर उसके साथ साथ ब्लैक टॉप और उसके बीच में स्पांगूर गैप और हेलमेट टॉप और साथ में त्रिशूल का एरिया है। रजी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस लद्दाख के इलाके में चाइनीज इसलिए बौखलाए हुए हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से एक डोमिनेशन पोस्चर के तौर पर भारतीय सेना उन टॉप रिजेस पर और फीचर्स पर बैठी हुई है जहां से वो आसानी से उनका हाईवे डोमिनेट कर सकती है 219 और उसके अलावा जो उनका और एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक एग्जांपल के तौर पे जैसे डेप्सांग पर रहकर डीएसडीबीओ पर दबाव बनाने की या गलवान पर रहकर चाइनीज पीएलए ने डीएसडीबीओ पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी रणनीति के साथ भारतीय सेना ने उन्हें पीछे किया था। तो यही वजह है कि चीन इस समय बिल्कुल परेशान है और लगातार वो बातचीत की बात कर रहा है। भारतीय सेना के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरा ब्रीफ भी किया है। रजत जी, इस मीटिंग में 2 घंटे तक की मीटिंग चली जिसमें रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एस जयशंकर एमईए, उसके साथ साथ तीनों सर्विस चीफ और खुद डीजीएमओ मौजूद थे और लद्दाख की सिचुएशन, क्योंकि कल रक्षा मंत्री रूस जा रहे हैं और वहां पे अपने काउंटर पार्ट्स को लद्दाख की सिचुएशन का जिक्र करेंगे। हालांकि चाइनीज काउंटर पार्ट से वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, औपचारिक तौर पर ये कह दिया गया है। तो रजत जी, ये इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे हालात हैं जिसकी वजह से चीन पिछले 24 घंटे में 5 बार स्टेटमेंट दे रहा है, बीजिंग से लेकर दिल्ली तक। मनीष, आपने इतने अच्छे से इस पूरी बात को समझाया, लगता है कि आपसे बात सुनते रहे, लेकिन समय की सीमाएं हैं और अब लगता है कि चीन के सवाल पर हर रोज आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही है कि सरहद पर टेंशन है, ये भी सही है कि चीन एलएसी की ग्राउंड सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहा है।
भारत के इलाके में घुसपैठ करना चाहता है, लेकिन हमारी सेना जब चाइनीज फौजियों पर भारी पड़ती है तो चीन को सबक सिखा देती है, चीन के सैनिकों को पीछे हटा देती है, और ये पिछले 2 दिन में करके दिखाया है। चीन की साजिश को नाकाम किया गया है। तो चीन ने खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये सारे दाव चलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सरहद पर खड़े होकर कहा था, लाल किले की प्राचीर से कहा था, और अब हमारी फौज ने चीन की फौजियों को एक्शन के जरिए बता दिया है कि भारत चीन के साथ लगने वाले 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद को बचाने के लिए एक एक इंच की रक्षा के लिए सक्षम है, और इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। पहली बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि मई जून में चीन ने ऊंची चोटियों पर चुपके से कब्जा कर लिया था। उस वक्त चीन के सैनिक मजबूत पोजीशन में थे, लेकिन अब हमारे बहादुर जवानों ने पासा पलट दिया है। अब वो मजबूत पोजीशन में है और उन्होंने चीनी सैनिकों को 2-2 बार मार भगाया है। हमारी फौज ऊंचाई पर है, इसीलिए चीन इतना परेशान है और शोर मचा रहा है। लेकिन अब चीन की ये चाल चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे टैंक तैनात हैं, तोपें सरहद पर पहुंच चुकी हैं, फाइटर जेट तैनात हैं, और 10 सितंबर के बाद राफेल की तैनाती भी हो जाएगी। इसलिए अब चीन को संभल कर कदम उठाने होंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया में आइसोलेटेड है, अकेला पड़ा है। एक तरफ से अमेरिका से टकराना है, दूसरी तरफ यूरोप से टकराना है। ऐसे में भारत से झगड़ा करने का रिस्क वो क्यों मोल ले रहा है, ये तो चीन वाले ही बता सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा बाढ़ से बेहाल गुजरात की तस्वीरें। सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी ने गुजरात के कई जिलों में कैसी तबाही मचाई, इसकी डिटेल्स अब मैं आपको कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से आई हैं, जहां बाढ़ के हालात हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है। असल में मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और ये सारा पानी सरदार सरोवर डैम में पहुंच रहा है। इसके कारण डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम से 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इस पानी ने भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले में तबाही मचा दी। हालत यह है कि गुजरात में एक नेशनल हाईवे, 33 स्टेट हाईवे और 297 बड़ी सड़कें बाढ़ के कारण बंद हो गई। गुजरात में इस साल 40 इंच बारिश हुई है, जो नॉर्मल से 10 इंच ज्यादा है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर आज सरदार सरोवर डैम गए। निर्णय ने बताया कि मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से जितना पानी सरदार सरोवर डैम में आ रहा है, उसकी वजह से अगले 24 घंटे तक इस डैम से इसी तरह पानी छोड़ा जाएगा। इसे देखते हुए फ्लड कंट्रोल ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। आपको बता दूं कि अब तक का हाईएस्ट पानी का आउटफ्लो है इस डैम से। डैम के बनने के बाद 11.25 लाख क्यूसेक पानी की वजह से आप देख सकते हैं नर्मदा नदी जो है उसमें पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। डैम के सभी गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। लगातार 11.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है पिछले करीब 36 घंटों से, और ये सिलसिला बताया जा रहा है कि अभी भी 24 घंटे यूं ही बरकरार रहेगा। ऐसे में नर्मदा नदी का जो लेवल है भरूच में, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ अपने डेंजर मार्क से करीब 10 फीट से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है और पानी जो है वो शहर के कुछ इलाकों में घुसना भी शुरू हो गया है। कहीं आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे पानी जो है वो निचले इलाकों में जाना शुरू हो गया और वहाँ से लोगों को भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। और फिर भी अभी अगले 24 घंटों तक यहाँ पे फ्लड कंट्रोल ऑपरेशंस जो हैं वो इसी तरह से स्ट्रिक्टली मॉनिटर किए जाएंगे, ताकि गांव की और दूसरे जो डाउनस्ट्रीम में शहर और गांव जो बसे हुए हैं वहां पे परिस्थिति ना बिगड़े। जो नर्मदा मुख्य नहर है उसमें 15,000 क्यूसेक पानी गुजरात के विभिन्न प्रदेशों में डाइवर्ट करके हम जहां जहां पानी की अभी आवश्यकता है, तालाब, नाली, नाला वगैरह में हम डाइवर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ जो यहाँ पीछे रिवर बेड पावर हाउस है, इसमें हमारे 5 टरबाइन 6 टरबाइन चल रहे हैं और प्रतिदिन ₹5 करोड़ का बीज उत्पादन हो रहा है।
सरदार सरोवर डैम से जो पानी छोड़ा गया है उसका सबसे ज्यादा असर भरूच पर पड़ा है। भरूच में बुरे हालात हैं। भरूच में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रही है। नर्मदा का पानी शहर में घुस गया है। घरों की पहली मंजिल तक डूब गई हैं। पूरे शहर में पानी भरा है। शहर की सड़कों पर नावें चल रही हैं। निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बाढ़ ने भरूच शहर का क्या हाल कर दिया। नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद भरूच शहर की हालत क्या हो गई है ये आप देख सकते हैं। भरूच शहर के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हम इस वक्त भरूच के खुर्जा इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं पूरे इलाके में 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक ही माध्यम है लोगों के कम्युनिकेशन करने का, वो है नाव के जरिए वो ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी उनका संपर्क जो है वो भरूच के दूसरे इलाकों से पूरी तरह कटा हुआ है। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं दिखाऊं आपको पूरा पीछे तक घुमा के, तो लोग नाव में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने रोजमर्रा का सामान जो है वो खरीदने के लिए या अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे पूरा इलाका आप देखें, दुकानें जो हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं और आने जाने का दूसरा और कोई साधन नहीं है। अगर यहाँ पे आप चारों तरफ नजर घुमा के देखें, एक तरह से टापू में परिवर्तित हो गया है ये पूरा इलाका, डूब चुका है पूरी तरह। सामने उस तरफ अगर आपको दिखाएं तो वो नर्मदा नदी का जो बहाव है, वहां से नर्मदा नदी का बहाव जो है वो शहर की तरफ आता है और यहाँ आप देखिए लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। इनके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है शहर के दूसरे इलाकों से संपर्क करने का। गुजरात का हाल आपने देखा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात हैं। वहां भी कई सारे इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 महीने बाद इन इलाकों से सूखे की तस्वीरें आएंगी। सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा। इसकी एक ही वजह है बारिश के पानी का मैनेजमेंट ना होना। मेरी जानकारी है कि नरेंद्र मोदी इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही देश में रेन वाटर मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिससे बारिश के पानी से होने वाली तबाही को रोका जा सके और ये पानी बचाकर रखा जा सके ताकि वो सूखे के वक्त में सिंचाई के और पीने के काम आ सके। आज कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार हुआ। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार लोधी रोड क्रेमेटोरियम में हुआ। हालांकि प्रणब दा का निधन दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे उस दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। क्रेमेटोरियम में जितने भी लोग थे सबने पीपी किट पहनी थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी पीपी किट पहनकर पिता को मुखाग्नि दी। जा रही है। अंतिम संस्कार से पहले प्रणब दा के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी प्रणब मुखर्जी के आखिरी दर्शन के लिए आए थे। अब प्रणब दा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे। उन्होंने जो काम किया वो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। प्रणब दा को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। सुशांत केस में सीबीआई को अभी तक की जांच में क्या मिला,